हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का, जो कि होगा मगध का उत्कर्ष। तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था आपको महाजनपद के बारे में कि 16 महाजनपद की सूची मिली है। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है। तो इन दोनों ही ग्रंथ से 16 महाजनपद की सूची मिली और उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ वो मगध हुआ। पर इसके कई कारण हैं। अब इस सोचने वाली बात यह है कि 16 महाजनपद थे तो मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों बना, क्या कारण उसके पीछे रहे होंगे। तो मगध के उदय के कुछ कारण हैं। एक तो आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा भौगोलिक। तो आर्थिक मीन्स इकोनॉमिकल, राजनीतिक पॉलिटिकल और भौगोलिक मतलब जोग्राफिकल। तो आर्थिक जीवन इसलिए मजबूत था मगध का क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई तो सबसे ज़्यादा जो उपकरण मिले मगध में मिले लोहे के। इससे ये हुआ कि और जनपद में जो कृषि हुई वो सिर्फ अपने के लिए ही हुई। कृषि जो अन्न उगाते थे लोग वो सिर्फ अपने के लिए हो पाता था, पर जो मगध में कृषि हुई लोहे की वहाँ पर ज़्यादा खोज हुई, लोहा ज़्यादा मिला तो लोहे के उपकरण ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में बने। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर कृषि ज़्यादा अच्छी हुई और जो कृषि होने के बाद अपने के लिए भी बचा उन लोगों पे और व्यापार के लिए भी बच गया, तो उसको अधिशेष कृषि कहते हैं, यानी कि सरप्लस एग्रीकल्चर हुई वहाँ पर, जिससे कि उनका व्यापार बढ़ा और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और महाजनपद के मुकाबले। तीसरी बात यह है आर्थिक स्थिति में कि वहाँ पर जो था मिट्टी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो मगध था वो वहाँ जो मगध था वो नदियों के किनारे बसा हुआ था, तो इसलिए जो वहाँ पर की मिट्टी थी वो जलोढ़ मिट्टी थी, मीन्स एलुवियल सॉइल। तो उससे ये होता था कि उपज अच्छी होती थी और इससे उनका जो अपने के लिए तो हो ही जाती थी कृषि और व्यापार के लिए भी अच्छी बचती थी, तो इससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। राजनीतिक राजनीतिक से ये हुआ कि वहाँ पर जितने भी शासक हुए वो बहुत शक्तिशाली हुए, चाहे वो किसी भी वंश के हो, हर्यक वंश के हो, शिशुनाग वंश के हो, नंद वंश के हो, मौर्य वंश के हो। तो वहाँ पर जो मगध के शासक हुए वो एक तो बहुत शक्तिशाली हुए, उन्हें विस्तार करना आता था कि मगध का विस्तार कैसे करना है और राज्य को कैसे करके जीतना है। और महाजनपद की एक थोड़ी सी कमी ये थी कि जो और महाजनपद थे वो बीच में थे और बीच में होने के कारण ये होता है कि वो सुरक्षित नहीं थे, उन पे चारों तरफ से हमले हो सकते थे, आक्रमण हो सकते थे। पर जो मगध था वो थोड़ा सा किनारे था, जो कि जो बिहार पटना का क्षेत्र है वो मगध था। तो उस समय ये था कि बाकी जो महाजनपद थे वो सुरक्षित नहीं थे, मगध जो था वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। तो इसके कारण ये भी अच्छी स्थिति थी कि वो अपने आप को और शक्तिशाली कर सकता था और शासक भी अच्छे हुए, तो ये इसका राजनीतिक कारण है। भौगोलिक कारण यही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मगध था वो नदियों के किनारे बसा हुआ था, वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ मिट्टी थी, तो कृषि अच्छी होती थी। एक नगर था पाटलिपुत्र जो कि गंडक और सोन के जो संगम में मिला हुआ था। तो ये देखिए गंगा है, इधर से जो है सोन और ऊपर से जो है गंडक मिलती है, तो ये इसके किनारे पे जो है पाटलिपुत्र नगर बसा, जिसको उदयन ने या उदयन ने अपनी राजधानी भी बनाया था इसी कारण की, ताकि वहाँ से जो है जलीय मार्ग के कारण जो व्यापार अच्छा हो सके। तो इसके चलते यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी थी मगध की, इसलिए जो मगध है मगध इसलिए ही सबसे शक्तिशाली व महाजनपद उभर के आया सब महाजनपद के बीच में जो है मगध, इसलिए यही बहुत से मुख्य कारण है जिनके कारण मगध शक्तिशाली महाजनपद बना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मगध के वंशों का क्रम देख लीजिए। मगध में जो वंश हुए उनके कर्म ये हैं।
पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। तो इस वाले जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ 3 वंशों को पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, क्योंकि मौर्य वंश के पूर्व में कुछ विदेशी आक्रमण हुए जिनके कारण फिर मौर्य वंश का जो स्थिति है वो बदल जाती है। इसके कारण मौर्य वंश को पढ़ने से पहले एक वीडियो आएगी जिसमें मैं मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण बताऊंगी, जिसमें सिकंदर का आक्रमण भी होता है। तो उसके कारण फिर उसके बाद हम मौर्य वंश पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ये 3 वंश पढ़ेंगे हम, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। और इन जो 4 वंश है मगध के, इनको भी आपको अच्छे से याद करना है कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में आया, क्योंकि ये भी कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है कि इन वंशों को कर्म के अनुसार लगाइए। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हर्यक वंश। तो देखिए हर्यक वंश, ये जो इसका काल है, समय निर्धारित है, वो है 544 बीसी से 412 बीसी। तो इसका जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। देखिए नाम अच्छे से याद रखना है, बिंबिसार, क्योंकि एक बिंदुसार है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो बिंदुसार और बिंबिसार में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं वो बिंबिसार हैं। तो ये जो ये है मगध का जो प्रथम वंश है, हर्यक वंश, वह पितृहंता वंश के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि हर्यक वंश के जितने प्रमुख शासक हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे, इसलिए ये जो वंश है इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक बिंबिसार, मैंने अभी बताया। इन्होंने जो राजधानी बनाई वो मगध की राजगृह बनाई। तो शुरुआती जो राजधानी थी वो राजगृह थी, अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले राजधानी मगध की वो राजगृह। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो मगध का साम्राज्य है उसका विस्तार के लिए इन्होंने एक अलग तरीके की नीति अपनाई, जो कि है वैवाहिक संबंध। तो इन्होंने अलग अलग राज्य की राजकुमारी से विवाह करा। तो उससे क्या हुआ, इनका क्षेत्र विस्तार हुआ। जैसे कि जो वैशाली की वो राजकुमारी थी चेलना, राजा चेटक की जो पुत्री थी। अब देखिए राजा चेटक की जो बहन थी त्रिशला, वो महावीर स्वामी की माता थी, और राजा चेटक की जो पुत्री है वो बिंबिसार की पत्नी है। तो देखिए महावीर स्वामी का भी इनसे रिलेशन है। तो पहला जो विवाह हुआ चेलना से हुआ। महाकौशला, जो कि कौशल राज्य की राजकुमारी थी, राजा प्रसन्नजीत की बहन थी, तो इनसे भी इन्होंने विवाह किया। क्षेमा, जो कि मध्य पंजाब की राजकुमारी थी, तो इन्होंने 3 राजकुमारी से विवाह करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया और अपने संबंध इन राजाओं से अच्छे बनाए। तो इस तरह की नीति अपनाई सबसे पहले बिंबिसार ने। इन्होंने अंग को जीतकर मगध में मिला दिया। अंग, वही अंग जो कि बिहार में है, बिहार का एक महाजनपद भी है, बिहार में पड़ता है इस समय वर्तमान। इसमें इनके जो शासन में एक राज दरबार में एक जीवक रहते थे, जो कि एक राजवैद्य थे। इन्होंने बुद्ध और अवंती के राजा चंद प्रद्योत की सेवा में इन्हें भेजा। जब ये बीमार हुए थे, जो राजा प्रद्योत थे उनको एक पांडु रोग हो गया था, तो उसमें भी इन्होंने जीवक को भेजा अवंती। और बुद्ध की जब लास्ट टाइम पे बीमार हो जाते हैं बुद्ध, तो उस समय भी इन्होंने जीवक को भेजा था उनके इलाज के लिए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जीवक है, कई बार क्वेश्चन आया है कि जीवक जो है वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अब चलिए, जो ये मैंने आपको पूरा अभी समझाया, हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे, उन्होंने कैसे करके साम्राज्य विस्तार किया। देखिए वज्जी, जो कि जिसकी राजधानी वैशाली है, ठीक है, यहाँ से इन्होंने राजा चेटक की पुत्री से विवाह किया, अंग को मगध में मिला दिया। ठीक है, इसमें ये जो अब है मगध का क्षेत्र इतना हो गया। अब कौशल राज्य की राजकुमारी से भी इन्होंने विवाह कर दिया, और पंजाब की जो है राजकुमारी उससे भी विवाह कर दिया। इनसे इनके जो है सारे संपर्क अच्छे हो गए, सारे संबंध अच्छे हो गए। तो आगे जो इनके पुत्र हुए, इनको आसानी रही इनको जीतने में। तो चलिए आप नेक्स्ट
पढ़ते हैं अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे। इन्होंने 492 बीसी में अपनी पिता की हत्या कर गद्दी पे बैठे और शासक बने, तो इसलिए इस वंश को मैंने बताया पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वैशाली और काशी को जीत लिया। अब देखिए, वैशाली की राजकुमारी से तो इन्होंने विवाह किया, पर इन्होंने अब वैशाली को पूर्णतः जीतकर मगध में मिला दिया और काशी को भी इन्होंने जीता। और ये कुछ इन्होंने हथियार जो इसमें युद्ध में इस्तेमाल किए थे, उस हथियार के नाम है रथ मूसल और महाशिलाघंटा। कई बार क्वेश्चन आया है कि जो अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को जीतने में जो हथियार यूज़ किए उनका नाम क्या है, तो रथ मूसल और महाशिलाकंठक। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद बौद्ध सभा का आयोजन भी इन्हीं के ही काल में होता है। कब? 483 बीसी, ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये मैंने बौद्ध संगीति पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो उनका एक और क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कभी कि महापरिनिर्वाण जो महात्मा बुद्ध का हुआ था, गौतम बुद्ध का हुआ था, वो किस राजा के शासन में हुआ था, किस राजा के काल में हुआ था, तो वो भी अजातशत्रु के ही शासन काल में हुआ था। तो ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए इसको अच्छे एक बार मैप में देख लीजिए। इन्होंने देखिए काशी और वैशाली को जीत लिया और मगध में मिला दिया। अंग को तो पहली मगध में किसने मिला दिया था? बिंबिसार ने। कौशल के राजकुमारी से भी विवाह बिंबिसार ने कर लिया था और पंजाब की राजकुमारी से भी विवाह बिंबिसार ने कर लिया था। तो अब देखिए मगध का क्षेत्र किस तरीके से उसका विस्तार होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, इसलिए मैंने मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। अब अजातशत्रु के पुत्र हुए उदायीन या उदयन, कहीं उदयन लिखा रहता है, कहीं पर उदायीन लिखा रहता है, तो कुछ भी आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है बस ये नाम। इन्होंने भी पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। इन्होंने अब अजातशत्रु की हत्या की और गद्दी पे बैठे। गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे राजधानी बनाया। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब भौगोलिक स्थिति की बात आई थी तो वहाँ पर मैंने बताया था जो पाटलिपुत्र है वो गंगा और सोन और गंडक के संगम पे है। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र नगर है, तो उसको इन्होंने, उसकी स्थापना भी इन्होंने की। ठीक है, और उसको राजधानी भी उदायीन ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें उदायीन से एक ही क्वेश्चन बनेगा और यही इम्पॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की और पाटलिपुत्र नगर को राजधानी किसने बनाया, तो उदायीन। बस इससे एक ही क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है बस। ठीक है, अब देखिए नोट एक बात, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है वो नागदशक था। इसको पदच्युत करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी या स्थापना की। ठीक है, अब देखिए मैप में अगर आपको पाटलिपुत्र देखना है तो पाटलिपुत्र ये है, बाकी वो ही सब हैं, पंजाब, कौशल, काशी, मगध, ठीक है, वज्र, अंगी, ये जो कि सारे अभी मगध में मिल चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं शिशुनाग वंश की ओर। शिशुनाग वंश जो कि 412 बीसी से 344 बीसी इसका काल निर्धारित है। इसके संस्थापक तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वही जो है वंश का नाम है और संस्थापक भी वही है। तो संस्थापक इसके शिशुनाग हुए। इन्होंने राजधानी अपनी वैशाली बनाई। देखिए अभी उदायीन पड़ा था, उन्होंने अपनी राजधानी मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाई और इन्होंने राजधानी वैशाली बनाई दोबारा। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला दिया। अब देखिए इन्होंने एक और चीज़ कर दी कि ये जो अवंती है, अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने इसको भी मगध में मिला दिया। ये तो सब है ही, ये तो मिल ही गए पहले से ऑलरेडी, अब अवंती भी मिल गया। ठीक है, अब शिशुनाग के पुत्र कालाशोक, इनको कहीं कहीं काकवर्ण और बोला गया है पुराण और दिव्यावदान में। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो
ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जो उदयन ने पाटलिपुत्र बनाई थी राजधानी, फिर उसके बाद शिशुनाग ने राजधानी वैशाली कर दी। अब दोबारा से राजधानी पाटलिपुत्र किसने करी, पुनः स्थापित किसने करी, तो वो है कालाशोक। ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी इन्हीं के ही काल में हुआ। ठीक है। तो ये भी मैंने अच्छे से बताया था पीछे बौद्ध संगीति की वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी। तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई वो कालाशोक के शासनकाल में हुई, और वो हुई 383 BC, ठीक 100 साल बाद। ठीक है। पहली हुई अजातशत्रु और दूसरी हुई कालाशोक। महापद्मनंद ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी, ये हर्ष चरित्र में लिखा है। और जो महापद्मनंद है, एक बार ऐसा होता है कि कालाशोक जो है वो घूम रहे होते हैं वन में, और महापद्मनंद जो है उन्होंने इनके धोखे से इनको चाकू मारा, और फिर इस वंश को ख़त्म करके एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। और ये जो वर्णन है वो हर्षचरित में लिखा है, जो कि बाण भट्ट की रचना है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नंद वंश। महापद्मनंद इसके संस्थापक थे। 344 और ये इसका जो काल निर्धारित है 344 BC से 322 BC इसका काल है। अब देखिए, नंद वंश के शासक पूरे 9 होते हैं। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे और एक खुद महापद्मनंद, तो 9 शासक हुए, पर पढ़ना सिर्फ महापद्मनंद और घनानंद के बारे में ही है। क्योंकि जो बाकी के हैं उनसे उन्होंने ऐसा कुछ अच्छे मतलब काम, प्रमुख काम जो है कि वो नहीं किए, जिनके बारे में पढ़ना पड़े, विशेष ऐसे कोई काम नहीं थे। तो इसलिए पढ़ना सिर्फ महापद्मनंद और घनानंद के बारे में ही है। चलिए पढ़ते हैं। भारत का प्रथम शासक जिन्होंने एक राट की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कौन शासक थे जिन्होंने एक राट की उपाधि धारण की। तो देखिए, राजा कितने बहुत सी उपाधियां धारण करते थे अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए। तो प्रथम शासक जो कि भारत के हुए वो महापद्मनंद ही थे, जिन्होंने एक राट की उपाधि धारण की। अब देखिए, जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें कहीं राजा कितने ही प्रकार की उपाधि धारण करते हैं, कितनी उपाधि उन्हें मिल जाती हैं युद्ध लड़ने के बाद, पर ये प्रथम शासक थे भारत के जिन्होंने एक राट की उपाधि धारण की। पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराण में महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। इसने कलिंग जीता और वहाँ से जैन, जो कि जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया। ठीक है। तो ये जैन फॉलोवर थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ये इन्होंने कलिंग जीता, जो कि वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है। वो आगे अशोक के टाइम पे भी आप पढ़ेंगे कि वो भी कलिंग को जीतते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर एक जिनसेन की मूर्ति थी जो कि वो उठा करके मगध में ले आए और वहाँ पर स्थापित कर दी। ठीक है। तो ये इन्होंने अब जब कलिंग को जीत लिया तो वहाँ पर इन्होंने एक कार्य किया कि वहाँ पर इन्होंने नहर बनवाई। और ये कहाँ लिखा मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में, जो कि कलिंग राजा खारवेल थे वहाँ पर। तो उन्होंने एक हाथी गुफा बनाई थी, उस अभिलेख में ये मिलता है कि कलिंग में जो महापद्मनंद है उन्होंने जब कलिंग जीता तो वहाँ पर नहर खुदवाई। ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब लास्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे हम, धनानंद या घनानंद। कहीं पर कुछ भी लिखा रहता है, कहीं पर घनानंद लिखा रहता है, कहीं पर धनानंद लिखा रहता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है। अंतिम शासक थे ये नंदवंश के। इनके इससे पहले और भी शासक हुए, पर उनके बारे में नहीं पढ़ना। इनके टाइम पे एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि सिकंदर का आक्रमण होता है 326 BC में। ठीक है। धनानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे, जो कि तक्षशिला के आचार्य थे, और वो धनानंद के द्वारा अपमानित किए गए। तो इससे क्या हुआ कि जब चाणक्य जब आए, जो कि तक्षशिला के आचार्य थे, तो वो एक बार धनानंद के दरबार में आए और उन्होंने धनानंद ने इनको अपमानित किया। तो इनको बहुत बुरा लगा। तो इन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से इनको मरवाया और एक नए वंश मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है। तो बस अब ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।
इसको अच्छे से दोबारा से समझिए, अच्छे से आपको अगर दोबारा से आप देखेंगे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो है मौर्य वंश से पहले हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, जो कि विदेशी आक्रमण हुए थे, उसके बाद हम मौर्य वंश पढ़ेंगे। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करिए। इससे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको बनाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब मौर्य वंश आएगा तो उसके बाद और भी आपके डाउट क्लियर होंगे। तब तक इसको ही रिवाइज कीजिए आप। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।